गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं तुम्हारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 की राख की रस्सी नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की एक लोक कथा है जो वहाँ के समाज की एक झलक देती है। अब मैं इस पाठ का सारांश बता रहा हूँ। तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गाम्पो के मंत्री का नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वह इतना भोला था कि लोनपोगार काफ़ी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनकी ही तरह काफ़ी होशियार हो। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वह इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। फिर क्या हुआ, बेटा शहर पहुंच गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपये नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब उसने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह सुनाया। लड़की बहुत होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं भेड़ों के साथ। इस बार उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा। संयोग से वह लड़की उसे फिर मिली। उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद उसे घर वापस भेज दिया। बेटे ने खुशी में अपने पिता से सारी कहानी कह दिया। कहानी सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी। शर्त था कि उसके पिता
उस रस्सी को गले में जरूर पहने। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की एक सील पर रखकर जला दिया। रस्सी जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सील समेत लोनपोगार के पास ले आई और उसे पहनने को कहा। लोनपोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी खुशीपूर्वक करा दिए। इस प्रकार यह कहानी पूरी हुई। अब हम राख की रस्सी पाठ के अंतर्गत कठिन शब्दों एवं उनके अर्थों को देखें। कठिन शब्द आया है हाजिर जवाबी। इसका अर्थ होगा तपाक से जवाब देना, मतलब तुरंत जवाब देना। अगला शब्द है मशहूर। इसका अर्थ होगा प्रसिद्ध। फिर अगला शब्द है चैन। इसका अर्थ होगा शांति से। रवाना किया, इसका अर्थ होगा भेजा। आगे जो शब्द हैं आप बीती, इसका अर्थ होगा अपने ऊपर घटित। फिर अगला शब्द यकीन। इसका अर्थ होगा विश्वास। फिर आगे है मंजूर। इसका अर्थ स्वीकार। फिर आगे है चकित रह गए। इसका अर्थ होता है हैरान हुए। फिर आगे है मुश्किल। इसका अर्थ होगा कठिन। फिर आगे है गंवाए। इसका अर्थ होगा बिताए या बर्बाद किए। फिर अंत में है धूमधाम। इसका अर्थ होगा खूब अच्छी तरह से। भोला भाला 1 नंबर में प्रश्न है। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसके अंतर्गत क नंबर में प्रश्न है। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। इसका उत्तर होगा हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। ख नंबर में है तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करते। इसका उत्तर होगा मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो अपने बेटे को प्यार से समझाते। शहर की तरफ 1 नंबर में मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क नंबर मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। इसका उत्तर होगा मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था। ख उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा।
इसका उत्तर होगा उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। इसका उत्तर बता सकते हैं कि हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत यानी कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। नंबर 2, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन। तीन नंबर में गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क नंबर, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। तो इसका जो वर्गीकरण हमें करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच। तो क प्रश्न के नीचे जो शब्द आए हैं उनका वर्गीकरण करने से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्न शब्द मिलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी शब्द आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा आएगा। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु के अंतर्गत लिखेंगे सोना, भोजन के अंतर्गत लिखेंगे रोटी, चावल और दाल। शहर के अंतर्गत लिखना है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। वेशभूषा के अंतर्गत लिखना है धोती, साड़ी और कमीज। तुम शेर, मैं सवा शेर।
1 नंबर, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, थानो सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चीट निकालकर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। इसका उत्तर हो जाएगा, अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वे हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। नंबर 2, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। इसका जवाब होगा, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी भी करवाई। सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। इसका उत्तर हो सकता है, जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। बात को कहने के तरीके नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क नंबर, चैन से जिंदगी चल रही थी। फिर से सुना जाए, चैन से जिंदगी चल रही थी। इसका जवाब होगा, जिंदगी आराम से कट रही थी। ख नंबर में, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसका जवाब होगा, वह होशियार नहीं था। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसका जवाब होगा, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इसका उत्तर होगा, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। बात को कहने के तरीके के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है,
लोनपोगाड़ का बेटा होशियार नहीं था। क होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और चर्चा करो। तो इसका उत्तर होगा होशियार से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला शब्द का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू शब्द का अर्थ है बेवकूफ। ख नंबर, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? इसका उत्तर होगा लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। नाम दो। कहानी में लोनपोगाड़ के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसका उत्तर लिखा जा सकता है कि लोनपोगाड़ के बेटे को हम नूखू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। तो बच्चों, यह था आपका पूरा पाठ। इसका सारांश, शब्दार्थ हमने बताया, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी बताए। तो आपको करना क्या है, आपको एक रफ नोटबुक में पहले इसको नोट कर लेना है, फिर इसे स्कूल में जमा करके चेक करवाना है। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।